जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी जनरल साइंस पीवाईक्यू डिस्कशन में दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पहला क्लास डिस्कस करा था जहां पे लाइट कट हो जाने की वजह से आपका मात्र 7 क्वेश्चन ही डिस्कस हो पाया था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही कल आपको पीडीएफ भी नहीं मिल पाया था क्योंकि कुछ उसमें त्रुटि रह गई थी, तो पीडीएफ करेक्शन होकर के आ गया है और आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन की तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और 8वां क्वेश्चन हम लोगों को करना था। ध्यान दीजिएगा कि 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा और चौथा ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों का आंख होता है, जो उसके आंख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हम लोगों ने कई दफा पढ़ा है कि हम लोग के आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि आंख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन जो नर्व होता है या हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है वो उस प्रतिबिंब को हम लोग को कैसा देखने के लिए बताता है, तो सर सीधा देखने के लिए बताता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहते हो सर वास्तविक और उल्टा बनता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाए। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव नेत्र का दृष्टि निर्बाध कितना होता है, यानी कि अगर आपने किसी वस्तु को देखा तो उस वस्तु का इमेज आपके आंख में कितना देर तक रह सकता है, तो आप सभी याद रखेंगे 1/16 सेकेंड तक रह सकता है। कितना सेकेंड तक रह सकता है? 1/16 सेकेंड तक रह सकता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो रेटिना है ये कहाँ पे होता है, तो सर नेत्रगोलक में पीछे की ओर होता है। कहाँ पे होता है? नेत्रगोलक में पीछे की ओर होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आंख में जो लाइट इंटर करती है उसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? परितारिका यानी कि आइरिस के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। ध्यान में रखिएगा, दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा गया कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट। तो जब भी बात की जाएगी प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव की, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? मीथेन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? मीथेन का नाम लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एज अ फॉर्मूला CH4 कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं का मुख्य अवयव कौन सा होता है, यानी कि LPG का मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो आप सभी याद रखेंगे कि ब्यूटेन को LPG का मुख्य अवयव बोला जाता है। ऐसे तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों होते हैं, साथ ही आइसोब्यूटेन भी होता है। यानी कि LPG में आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सभी होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट किसको बोला जाता है? LPG का ब्यूटेन। और नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य अवयव किसको बोला जाता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी मीथेन को बोला जाता है। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। बहुत सारे मित्रों ने कई दफा इस चीज को याद करा होगा कि जब भी बात करते हैं पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक तत्व की, तो उसमें किसका नाम आता है? मैग्नीशियम का नाम आता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो पौधे में क्लोरोफिल होता है ये पौधे के हरा रंग का कारण बनता है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे के पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के चलते होता है, तो आप सभी कहेंगे क्लोरोफिल के उपस्थिति के चलते होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा ये क्लोरोफिल पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो सनलाइट से सूर्य प्रकाश आती है उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है? तो सर यही क्लोरोफिल करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्या करता है, तो आप सभी कहेंगे सूर्य प्रकाश को ट्रैप करता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे कंसेप्ट रहेगा बिल्कुल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी -40 डिग्री, क्योंकि बात की जा रही है डिग्री सेल्सियस और जो आपका डिग्री सेल्सियस और जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये दोनों समान कहाँ पे होता है? आप कहते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बहुत सारे मित्रों को बिलीव नहीं हो रहा होगा कि कैसे होता है। भाई मेरे C/5 इक्वल टू F-32/9 ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसे एज अ वन लाइनर आप सभी याद रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो समान किस पॉइंट पे होता है? तो -40 डिग्री पे होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है भारी हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है भारी जल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी बात की जाती है नाभिकीय रिएक्टर की, तो हम सभी कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल किसको बोला जाता है? तो D2O को बोला जाता है, और इसी को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारी जल है इसका अनुभार कितना होता है। आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो ये D2 है इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, और ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा है आपका ड्यूटोरियम, तीसरा है आपका ट्राइटियम। तीसरा क्या है आपका? ट्राइटियम। इसी को एज अ सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? H11। ड्यूटेरियम को हम एज अ सिंबल H12 लिखते हैं, और ट्राइटियम को हम लोग एज अ सिंबल H13 लिखते हैं। जो कि समस्थानिक है तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। तो जो आपका ड्यूटेरियम है इसका एक जो परमाणु होता है उसका भार कितना होता है? तो आप कहेंगे 2। आपसे पूछा जाता है कि D2O का यानी कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? यहाँ पे ड्यूटेरियम कितने हैं? 2। एक ड्यूटेरियम का भार कितना? 2। तो 2 गो है तो कितना हो जाएगा? आप कहें सर 2 × 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 2 दूना 4, 16 4 20। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जल का अनुभार 18 और भारी जल का अनुभार 20 होगा। ऐसे भी भारी पूछा जाएगा तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 2 बढ़ा देंगे। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है ओजोन। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और ध्यान में रखेंगे कि ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन का अपरूप है। क्या है सर? ऑक्सीजन का अपरूप है। अच्छा, भारी हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, तो भारी हाइड्रोजन नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आप सभी ध्यान में रखना इसका फॉर्मूला H2O2 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखना कि जब 6CO2 6H2O के साथ 6CO2 6H2O के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब ये C6H12O6 बनाता है, और साथ ही क्या करता है? तो सर 6O2 रिलीज करता है। ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन प्रोडक्ट होता है वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मेन उत्पाद क्या है? मेन प्रोडक्ट क्या है? तो गुरुजी ग्लूकोज है। और इसी ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? इसी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है इसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको बाय प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी कि उप उत्पाद बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? उपो उत्पाद बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है उसको बाई प्रोडक्ट उपो उत्पाद बोला जाता है, जबकि ग्लूकोज को मेन प्रोडक्ट या फिर इसी को अंतिम उत्पाद भी बोला जाता है। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर उप उत्पाद पूछता तो हमारा आंसर ऑक्सीजन हो जाता। और अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा सामग्री भाग लेता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ बनता है, तब हमारा आंसर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल तीनों होता। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का भी निर्माण होता है। हालांकि ये रिएक्शन आपका अलग है, वो रिएक्शन आपका अलग होता है, लेकिन दोनों में बस एक ही समानता होती है कि उसमें आपका जल बनता है और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ऑक्सीजन के रूप में दर्शाया है। बहरहाल चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सर कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो आप सभी इसको वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे, मेसोथेलियोमा। और ये क्या है? तो सर एक प्रकार का कैंसर रोग होता है। किसके? एक प्रकार का कैंसर के तरह रोग होता है। और ध्यान में रखिएगा ये किसके संपर्क में होता है? तो एस्बेस्टस के संपर्क में आने से होता है। नेक्स्ट है आपका लकवा या पक्षाघात, इसी को हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के स्ट्रोक से क्या होता है? तो सर जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट परवाहिका या पेचिस, इसी को हम लोग सर इस दोनों को सेम ही कहते हैं, परवाहिका बोल लो या फिर पेचिस बोल लो, जिसको डिसेंट्री बोला जाता है, अतिसार या दस्त बोला जाता है। और जनरली ये जो है वो किसके चलते होता है? तो गलत खान पान या आप कह सकते हो कंटामिनेटेड फूड और जो वाटर होता है उसके सेवन करने से। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा जा रहा है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। कई बार मैंने आपको बताया है पीछे के सेशन में, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशय के किसके द्वारा? तो सर बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ध्यान में रखेंगे कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इसी को मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है, यानी कि इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। काहे बोला जाता है? तो सर हमारे शरीर में जितने भी अन्य प्रकार की ग्रंथि है उन सभी को नियंत्रित कौन करता है? तो सर यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स करता है। नेक्स्ट है सर पित्ताशय। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पित्ताशय कोई चीज को सेक्रेट नहीं करता है, इसमें पितरस स्टोर होता है। और जो पितरस है ये सेक्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो सर लीवर यानी कि यकृत के द्वारा किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है आपका आंत। तो सर आंत दो पार्ट में बटा हुआ है हम लोग के बॉडी में। एक होता है आपका छोटी आंत जहां पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और एक होता है आपका बड़ी आंत जहां पे अपचा भोजन क्या होता है? आके स्टोर होता है, यानी कि जमा होता है और टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से एज ए स्टूल बाहर निकलते रहता है। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, ह्यूमरस तथा उरुअस्थि, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उल्मा और टिबिया तथा बही प्रोकोस्था। ये चीज भी आप लोगों ने कई बार याद करा होगा और ये बिहार एग्जाम का एक तरह से कह दो कि बहुत ही पॉपुलर सा और बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है। चाहे बिहार एसआई का एग्जाम दो, बिहार पुलिस का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो पैर की हड्डी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिबिया और फिबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया और फिबुला कहते हैं। और जंघा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो सर फीमर पाई जाती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अरे भाई ऐसे का है टिबिया और फिबुला। तो आप देख लीजिए सर आपके किस ऑप्शन में टिबिया और फिबुला है? सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप सभी इसको भी अपने माइंड में रखेंगे। बहरहाल बात करते सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो विटामिन ए है इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी। आप सभी गांव घर में देखते होंगे कि जो बूढ़ी औरत हो जाती है या जो दादी वगैरह है उनको कम दिखाई पड़ता है और वो लोग कहते हैं अरे हमको तो रतौंधी हो गया। मतलब क्या कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, शाम के टाइम में उनको कम दिखाई पड़ता है। तो जो शाम के टाइम में कम दिखाई पड़ता है ये किसके चलते होता है? तो विटामिन ए के कमी के चलते होता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विटामिन ए के कमी के कारण होता है, आप कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है,
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी बालों का झड़ना किसके चलते होता है? तो बालों के पोषण के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है और ऐसे बाल के झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ई का कमी कहीं ना कहीं बाल के झड़ने को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट कमजोरी, तो कमजोरी सर बहुत सारे कारक पे डिपेंड करता है। और फिर है आपका पेचिस, तो आप कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का वेग संबंधित है, यानी कि जो एयर एक जगह से दूसरी जगह ब्लो होती है वो किसके चलते होती है? तो एज अ वन लाइनर इसको याद रखेंगे कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। अगर यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा तो सर उच्च दाब से वायु हमेशा कहाँ जाएगा? निम्न दाब की ओर जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है? दाब प्रवणता। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में दाब प्रवणता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो एज अ वन लाइनर इसको आप याद रखेंगे कि वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु किधर से किधर बहता है? तो सर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है अधिभृत ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस से, चौथा ऑप्शन है पित्तपिंड से। आप सभी ध्यान में रखना कि ह्यूमन के बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है ये एड्रिनल ग्रंथि, अधिभृत ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इससे क्या निकलता है सर? एड्रिनल हार्मोन निकलता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तीसरा है थाइमस, तो थाइमस भी एक प्रकार का ग्लैंड होता है जो क्या होता है? आपके यंग एज होने तक वो पूरी तरह से आपके बॉडी में रहता है। जैसे ही आपका यंग एज जवानी खत्म हो जाता है थाइमस भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है पित्तपिंड से, तो सर पित्तपिंड किसको बोला जाएगा? तो जिससे पितरस निकलेगा, यकृत को पित्तपिंड बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पितरस यकृत से निकलता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना 120/80। कितना होता है सर? 120/80। और ध्यान में रखिएगा कि ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है धूल कण से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, इन सभी से। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, आप कहेंगे प्रोग्राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोग्राम से संबंधित है। वायरस भी कई प्रकार के होते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रेफाइट है ये क्या है सर? तो अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये अधातु हैं लेकिन फिर भी विद्युत का चालन करते हैं। रीजन ये है कि ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? तो सर मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में दूरी होता है, गैप होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने सरफेस में मूव कर पाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने सरफेस में मूव कर पाते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन भी करते हैं। जो आपका दूसरा ऑप्शन है कि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पहला चीज आप सबों को ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट अपवाद है। काहे? क्योंकि ये अधातु है फिर भी विद्युत का चालन करते हैं। अधातु है, विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसके संरचना में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? दूरी दूरी पे होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में गैप होता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करते हैं। और दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं? तो सर इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह जब भी हम लोग कहते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के चालन से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का चालन कब होगा? तो सर जब गैप रहेगा। ग्रेफाइट में क्या होता है? तो गुरुजी गैप रहता है। बहरहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका हाइड्रोजन।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वातावरण में नाइट्रोजन का जो प्रतिशतता होता है वो 78% होता है, कोई कोई बुक अभी 79% लिख रहा है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.03% कहते हैं, और हाइड्रोजन की तो हम लोग कोई प्रतिशतता की बात नहीं करते, सीधे अल्प मात्रा में बात करते हैं। तो सीधे सीधे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो आपका है नहीं, आज के इस सेशन में आपका इतना ही क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था, एज अ वन लाइनर सभी क्वेश्चन था। और मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।